गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 विज्ञान साइंस से संबंधित अम्ल क्षार एवं लवण पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसमें हम अम्ल एवं क्षार के मध्य क्रिया या उदासीनीकरण की क्रिया या लवण का बनना इसके बारे में समझेंगे और सूचक क्या होते हैं और कितने प्रकार के सूचक होते हैं और किस प्रकार से अपना रंग में परिवर्तन करके सूचित करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी अपलोड कर चुके हैं जो अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित है। अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अम्ल एवं क्षार के मध्य या अभिक्रिया या उदासीनीकरण की क्रिया, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि अम्ल एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि पहले आपको बताया गया है कि अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो H+ आयन देते हैं और क्षार जो होते हैं ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो जब अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया गया था तो उस समय हम आपको बताए थे कि अम्ल को जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। तो वही रिएक्शंस यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे अम्ल क्षारकों और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो है लवण और पानी का निर्माण करते हैं। चूंकि लवण और पानी बनता है इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठें और जो भी महत्वपूर्ण परिभाषा हम बताया जा रहा है इसको जरूर नोट कर लें। फिर से नोट कर लें, अम्ल एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया या उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या करता है, उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण और पानी का निर्माण करता है। लवण एवं जल बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे बता दें आपको कि ये जो अम्ल है, कोई एक अम्ल का नाम ले लीजिए, कोई एक अम्ल का नाम, जैसे आप एक अम्ल ले लिया HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका एक किसी क्षार के साथ रिएक्शन करा दिया, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्या करा दिए, क्रिया करा दिए। तो जब क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब देखेंगे यहाँ से यह जो Cl है Na के साथ संयोग कर जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस क्या बचा OH और H यानी H2O, क्या बन गया H2O। अर्थात NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। जरूर नोट कर लेंगे, इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या है, लवण है, और क्या है H2O, क्या है, पानी, वाटर है। इस तरह से आप देखें कि जब अम्ल और क्षार का पारस्परिक अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। और कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जरूर नोट कर लेंगे। अगर किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है, जैसे कोई अम्ल ले लिया आपने और उसको जल में क्या किया, मिलाना शुरू कर दिया, तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे हम ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और कभी कभी देखा जाता है कि अगर कोई प्रबल अम्ल अगर जैसे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आप ले लिए और उसको जल में मिलाना शुरू कर दें तो अत्यधिक मात्रा में जो है वह ऊष्मा उससे निकलती है। कभी कभी क्या होता है कि कभी वो बर्तन में जो है विस्फोट भी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए कभी भी जो है अगर प्रबल अम्ल को जल में विलय कराना है या मिलाना है, घोलना है, तो धीरे धीरे अम्ल को जो है पानी में डालना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि यह क्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु उसको नोट कर लेंगे। जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा, वह अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए क्योंकि यह क्रिया कैसी क्रिया होती है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। हम समझते हैं कि आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार के मध्य किस प्रकार की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं इधर जो है सूचक क्या होते हैं, कभी पूछ देता परीक्षाओं में कि व्हाट डू मीन बाय इंडिकेटर्स, सूचक क्या है या सूचक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सूचक क्या, सूचक का मतलब ये होता है सूचना देना या सूचित करना, हमें किसी के बारे में बताना। तो ये क्या हो गया, वे पदार्थ, सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ या रंजक जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं सूचक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो या रंजक जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करें उन्हें हम सूचक कहते हैं या इंडिकेटर्स कहते हैं। नोट कर लेंगे, वे पदार्थ या रंजक जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं सूचक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अम्ल क्षार सूचक दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षारक होते हैं। यानी जो अम्ल और क्षार का जो सूचना देते हैं वे दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक होते हैं। ये विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन सांद्रण अर्थात pH मान के परिवर्तित होने की सूचना अपने रंग को परिवर्तित करके देते हैं। अर्थात जो कभी जो है वह लाल में बदल जाएंगे, कभी पीला में हो जाएंगे, कभी नीला में हो जाएंगे। यानी ऐसे सूचक जो होते हैं वह अपना जो pH के आधार पर या उनके अम्लीयता या क्षारीयता के आधार पर अपने रंग को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और जिस तरह के रंग का वो सूचना देते हैं उस तरह की उसकी pH वैल्यू या उसके सूचक क्या कहते हैं, उसको उसका अम्लीय मान या उसका क्षारीय मान होता है। अब देखेंगे यहाँ पर अम्ल क्षारक अनुमापन में निम्नलिखित 3 सूचकों का प्रयोग होता है। यानी हम अम्ल और क्षार के अनुमापन में यानी अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए निम्नलिखित 3 सूचकों का प्रयोग किया जाता है। रसायन में हम 3 सूचकों का प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। तो लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर जो होता है, चूंकि यहाँ लिटमस मैंने लिखा है इसके बारे में बताएंगे। तो लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन के साथ साथ हम व्यवहारिक रूप में भी एसिड और बेस को हम क्या कर सकते हैं, वो जो है सूचित कर सकते हैं कि यह एसिड है या बेस है। उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया तथा जिरानियम जैसे फलों की पत्तियां आदि भी सूचक की तरह कार्य करती हैं। अतः हम व्यवहारिक रूप में भी इन सब जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट के जो है जो या तो कह सकते हैं जैसे हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, इनके प्रयोग के माध्यम से भी हम अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सूचक मैंने बताया मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, लिटमस पेपर, ठीक है, उनका pH परास यानी pH रेंज क्या होता है कि कितना से लेकर के कितना pH मान होता है और वह रंग कैसा देते हैं। अगर मेथिल ऑरेंज मान लीजिए कोई आपके पास कोई पदार्थ है जिसका आपको pH वैल्यू या कह सकते हैं उसका अम्ल है या क्षार है, उसको आपको जानकारी प्राप्त करना है उसके बारे में, तो आप कैसे बताएंगे कि मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर लेंगे। अगर उस पदार्थ का जब उस पदार्थ को मेथिल ऑरेंज के प्रयोग में मेथिल ऑरेंज उस पर डाल रहे हैं, अगर वह जो है लाल हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो विलयन अम्ल हो जाएगा। अगर वह पीला हो रहा है तो क्षार हो जाएगा। अर्थात मेथिल ऑरेंज के प्रयोग कर रहे हैं किसी विलयन में, तो अगर विलयन का रंग लाल आ रहा है तो अम्लीय होगा, या विलयन का रंग पीला आ रहा है तो क्षारीय होगा। ठीक है, और उसका pH परास कितना होगा 3.1 to 4.4 अर्थात 3.1 से 4.4 तक अगर उसका pH परास होता है। लिटमस पेपर इसी प्रकार से देखेंगे, इसका pH परास 5.0 से 8.0 यानी 5.0 to 8.0 तक इसका लिटमस का परास होता है। और जब लिटमस जो होता है वह किसी विलयन में अगर लाल हो जा रहा है तो अम्ल होगा, लिटमस अगर नीला हो जा रहा है तो क्या होगा, क्षार हो जाएगा।
इसी तरह से फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो पीएच प्राइस रेंज होता है वो 8.3 से 10.0 तक होता है, और यह अम्लीय विलयन में कलरलेस होता है, यानी अम्लीय विलयन में इसका कोई कलर नहीं आता है। लेकिन जो है क्षारीय विलयन में किसका रंग कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पीएच वैल्यू क्या है और पीएच का दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।